Rindal has created a very nice animation, and I'm using this animation to explain AES to you. So let's dive in. So this block diagram is basically representing my AES, that is Advanced Encryption Standard, and the most simplistic way of explaining it is that it gets a plain text. It is getting a cipher key somehow, and then some operations are taking place within it, and a ciphertext is getting generated. So this is the block level diagram that happens with every algorithm basically. And here you would see that there is the state that is divided into your 4x4 matrix. So this is basically representing your 16 bytes of information, and the values that are written inside each cell is actually a hexadecimal value. तो हेक्साडेसिमल वैल्यू से 32 है, तो ये कितनी वैल्यू से रिप्रेजेंट हो जाएगा? 3 विद द हेल्प ऑफ 4 बिट्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और 2 को भी आप 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8. दैट मीन्स ईच सेल is having 1 byte of information. तो ये 16 bytes के आपके बेसिकली ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, और 16 bytes into 8 आप करें तो कितना आंसर आएगा? 128. तो 128 बिट्स के आप ब्लॉक्स बनाते हैं, और इन 128 बिट्स ब्लॉक साइफर है बेसिकली ये. तो इतने सारे बिट्स को एक साथ लेंगे और उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस, कुछ सब्स्टिट्यूशंस और परम्यूटेशंस वगैरह परफॉर्म किए जाएंगे, एंड एक्सॉरिंग कंपोनेंट भी होगा. तो जो हमारा एक लेक्चर था जिसमें हमने मॉडर्न डे ब्लॉक साइफर्स की बात की थी, वहां पर हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या थे. स्प्लिटिंग ऑप्शन होना चाहिए, मर्जिंग ऑपरेशन कंपोनेंट होना चाहिए, आपके पास एक्सॉरिंग कंपोनेंट होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस होने चाहिए, परम्यूटेशन बॉक्सेस होने चाहिए. तो इन सब का यूज करके हम एक ब्लॉक साइफर डिजाइन करते हैं. तो एईएस भी एक ब्लॉक साइफर है जो 128 बिट प्लेन टेक्स्ट पे काम करता है, और 128 बिट प्लेन टेक्स्ट में भी हम फिर सब्स्टिट्यूशंस, परम्यूटेशंस और एक्सॉरिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है. तो अब यहाँ पर जो ये स्टेट है, ये स्टेट बेसिकली प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपको कोई भी प्लेन टेक्स्ट होगा उसको आप 128 बिट्स को निकाल करके उसका हेक्साडेसिमल कैलकुलेट करके आप 4x4 एक बाइट ऑर्डर तैयार कर लेंगे, और ये आपका एक ब्लॉक प्लेन टेक्स्ट तैयार हो जाएगा, और इसको फिर आप इंक्रिप्शन प्रोसेस के लिए फर्दर भेज देंगे. इसी तरीके से एक साइफर की भी होगी जो कि 128 बिट लॉन्ग है, और इस साइफर की को आप एक साइफर शेड्यूलर में भेजेंगे. और जैसे कि डीएस में होता था कि हर राउंड में एक अलग की लगती थी और अलग की से कैलकुलेशन हम करते थे, इसी तरीके से एईएस में भी राउंड्स होते हैं, और हर राउंड में एक डिफरेंट की जनरेट करनी पड़ती है. और तो उस की जनरेशन के लिए जो इनपुट स्ट्रीम होगी उसको हम कहते हैं साइफर की. वो साइफर की भी 128 बिट की आपको एक की शेड्यूलर में इनपुट देनी है, और वो की शेड्यूलर भी बेसिकली वहां से आपको कीज को जनरेट करके देगा. तो इंक्रिप्शन प्रोसेस अगर हम पहले देखें, तो इंक्रिप्शन प्रोसेस में जो हमारा एक ब्लॉक हमने प्लेन टेक्स्ट पे बनाया था, वो सबसे पहले एक राउंड की में पहुंचता है, और राउंड की में साइफर की का इनपुट आएगा, और यहाँ पे कुछ ऑपरेशन होंगे जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर आपके 10 राउंड होते हैं, और हर राउंड में आपकी ये 4 बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है. 4 बेसिक ऑपरेशन हैं आपकी, सब बाइट्स. सो सब मीन सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाइट्स, then shift rows, that means you are shifting the rows, mix columns, that means you are mixing the columns, and add round key. तो आप आखिर में एक एड राउंड की का कंपोनेंट हर राउंड बॉक्स में रखना जरूरी है. क्यों है अभी मैं इसकी बात करूंगा. और जो भी आपका लास्ट राउंड होगा, उस लास्ट राउंड में नंबर ऑफ ऑपरेशंस कुछ कम परफॉर्म होते हैं. इसमें आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और शिफ्ट रो करेंगे, मिक्स कॉलम यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो की डोमेन है वो कितना चाहिए है, तो आपका की कितने लेवल्स तक एक्सपैंड हो रहा था. अगर मैं इसकी पहले बात करूं और मैं ये कहूं कि ये आपका 16 बाइट्स था, ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स में 4 बाइट से कॉलम को एक वर्ड अगर मानो, तो मतलब 4 वर्ड का एक की साइफर आपने एंटर किया. उसके पास 10 राउंड्स थे, हर 10 राउंड में आपने 4 वर्ड्स को की जनरेट की. तो आपने कितनी कीज जनरेट की? 40 कीज जनरेट की. तो टोटल आपको जो की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स वो 44 की होगी. तो 44 वर्ड्स या 44 क्रॉस 44 मल्टीप्लाई बाई 8 बाइट्स, दैट इज 176 बाइट्स ऑफ कीज की जरूरत है. अगर बिट्स की बात करें तो 176 मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट्स की हमें रिक्वायरमेंट है. तो आपका जो बिट स्ट्रीम है, इनिशियल इनपुट था 128 बिट्स, लेकिन वो एक्सपेंशन होकर के एईएस के अंदर कन्वर्ट होता है 176 बाइट्स या उससे भी बड़ी वैल्यूज में. और उनसे बड़ी वैल्यूज में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एईएस के 3 वर्जन होते हैं.
तीनों वर्जन्स में जो आपका प्लेन टेक्स्ट है वो 128 बिट्स का फिक्स्ड है, लेकिन आपका जो की साइज है ये आपका वेरी करता है। एक वर्जन में जहां पर हम 128 बिट्स ऑफ की साइज लेते हैं, वहां पे 10 राउंड परफॉर्म किए जाएंगे एईएस ऑपरेशन में। तो एक्सपेंशन जब उस 128 बिट्स का हम करेंगे तो वो 176 इंटू 8 बिट्स में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से दूसरा वर्जन जो एईएस का है उसमें प्लेन टेक्स्ट 128 बिट्स का ही रहेगा, उसमें की साइज हो जाएगा 192 बिट्स, और 192 बिट्स इसमें होंगे 12 राउंड्स। और अगर एक्सपेंशन ऑफ की बात की जाए जो हर राउंड में जनरेट हो रहा है, तो हमारे वहां पे 208 बाइट्स ऑफ कीज जनरेट होंगी। और इसी तरीके से एक तीसरा वर्जन है एईएस का जिसमें प्लेन टेक्स्ट 128 बिट का ही रहेगा, लेकिन आपका जो की साइज है वो 256 बिट्स का होगा, और उसमें आपकी 14 राउंड्स होंगे। उसमें की एक्सपेंशन के बाद 240 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जनरेट होती है, और उससे हम काम करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 128 बिट प्लेन टेक्स्ट कॉमन है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द डिग्री ऑफ सिक्योरिटी दैट यू वांट, यू कैन यूज द वर्जन ऑफ द एईएस। अगर 128 बिट स्ट्रिंग आपका की साइफर है और उससे आप जनरेट कर रहे हैं तो वो कम सिक्योर होगा, लेकिन अगर आप 192 बिट स्ट्रिंग से अगर 120 साइफर्स को जनरेट कर रहे हैं तो आपका ब्रूट फोर्स का जो डोमेन है वो बहुत बढ़ गया। और अगर आप 256 बिट साइफर की को अगर ऐसे इनपुट लेकर के अपनी की जनरेट कर रहे हैं, तो ब्रूट फोर्स या और जो आपके अटैक्स हैं की डोमेन बहुत बड़ा हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं रहते हैं इसमें। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आती है, the larger the key size you have and more number of rounds you have, टाइम लगने लगता है प्रोसेस में, प्रोसेसिंग करने में। तो सिक्योरिटी के साथ साथ एक टाइम का ट्रेड ऑफ है कि ज्यादा वक्त लगेगा आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को परफॉर्म करने में, लेकिन अगर टाइम आपके लिए इशू नहीं है तो आप हायर डिग्री में भी जा सकते हैं। और अगर टाइम इशू है तो 128 बिट जो की स्ट्रीम है वो भी अच्छी खासी सिक्योर और एक एफिशिएंट प्रोसेस है एईएस को करने के लिए। हम अपने एग्जांपल्स में 128 बिट की साइफर को ही मोस्टली देखेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे कि ये एक फिएस्टल स्ट्रक्चर नहीं है जो हमने डीईएस में कहा था। फिएस्टल स्ट्रक्चर क्या होता था कि जिसमें हम अपने इनपुट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते थे। एक हाफ जो था वो की के साथ कुछ वैल्यूज को जनरेट करके एक हार्ड फंक्शन में इनपुट लेता था और फिर एक्सोरिंग करता था रिमेनिंग हाफ के साथ। तो मतलब ये कि हाफ कंपोनेंट वाज समहाउ मॉडिफाइंग द अदर हाफ, एंड देन इट वाज गेटिंग स्वैप्ड अप फॉर द सेकंड राउंड। और फिर जो फर्स्ट हाफ है क्योंकि वो स्वैप हो चुका है, फिर वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो आधा जो पोर्शन है वो दूसरे आधे को मॉडिफाई कर रहा था। सीएसएस साइफर का ये बेसिक है, लेकिन एईएस में ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें स्वैपिंग्स परफॉर्म नहीं करने हैं, हम उसे हाफ में डिवाइड नहीं करेंगे। एंटायर डेटा ब्लॉक पैरेलली सब्स्टिट्यूट और परम्यूटेट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे जो एक राउंड है जिसके अंदर ये 4 बेसिक ऑपरेशन है, तो पहला वाला जैसे कि ये लिखा हुआ है सब बाइट्स। सब बाइट्स मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बाइट्स। तो यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूशन बॉक्स होगा, जैसा कि हमने डीईएस में देखा था। डीईएस का बॉक्स छोटा होता है, इसका बॉक्स बड़ा होता है। इसके बॉक्स में 16 क्रॉस 16 मतलब 256 बाइट्स ऑफ डेटा रहेगा, और उस सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस से हम कुछ वैल्यूज को चूज करेंगे। वो कैसे? उसके बाद सेकंड है शिफ्ट रोज। शिफ्ट रोज जैसा कि नाम है, हम रोज को शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब ये कि जो हम किसी तरीके का इसमें ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं कि बाइट 1 जो आपका था वो पूरा पूरा एक बाइट से शिफ्ट होगा, तो मतलब 0th बिट अब आपकी 8th बिट बन जाएगी, फर्स्ट बिट आपकी 9th बिट बन जाएगी। तो वो एक तरीके का परम्यूटेशन हो रहा है शिफ्ट रोज में। तो ये हमारे परम्यूटेशन बॉक्सेस के थ्रू पॉसिबल है, और इसका भी अपना एक रूल है, एक तरीका है करने का। जो मिक्स कॉलम, मिक्स कॉलम भी जो है ये एक सब्स्टिट्यूशन है, ये परम्यूटेशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई एक लॉजिक लगेगी, तो एक मैट्रिक्स होती है, उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हम यूज करके इसकी वैल्यूज को मिक्सअप करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। और फिर एक राउंड की है। राउंड की में बेसिक कंपोनेंट है एक्सोरिंग का, कि यहाँ पर हम एक्सोर करते हैं जो भी करंट इनपुट हमें अपने प्रीवियस 3 स्टेप्स में मिला होगा और जो साइफर की है उससे। अब आप यहां पर देखिए कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ राउंड की बात करें, तो राउंड की इज द ओनली स्टेट जहां पर की का यूज हो रहा है कैलकुलेशंस करने में।
मतलब अगर सिक्योरिटी कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो राउंड की वजह से प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि की अपना इफेक्ट वहीं पे दिखा रही है। और कर्चॉफ्स प्रिंसिपल भी ये कहता था कि एल्गोरिथम पता है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन मुश्किल हो, इसके लिए हमें की कैसे जनरेट करनी है, क्या की का क्या डोमेन रखना है, हमें की पे मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो की की वजह से सिक्योरिटी आती है, ऐसा कर्चॉफ प्रिंसिपल कहता है। तो की डोमेन इसीलिए हम बड़ा भी रखते हैं, और की जिस स्टेट पे, जिस पर्टिकुलर स्टेट का मतलब ये, हमें इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, जिस स्टेट पे काम कर रही है वो बेसिकली मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर इस पूरे एईएस में मैं सारे और स्टेट्स को हटा दूं और सिर्फ राउंड की बात करूं, तो राउंड की अपने आप में बहुत सिक्योर सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये एक वर्णन साइफर होता है जो बहुत ही ट्रेडिशनल बेसिक साइफर्स में आता है, जो एक्सॉरिंग पर बेस्ड है, और वो बहुत ही इजीली ब्रेकेबल है। तो सिर्फ अगर राउंड की बात की जाए तो आप उसे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अब और अगर 3 स्टेट्स हैं, राउंड की को हटा दो और उन स्टेट्स की बात करूं, तो वो स्टेट्स इफेक्टिवली कोई सिक्योरिटी खास आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई की का रोल ही नहीं है। उसमें तो एक बिट स्ट्रीम है जिसको आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं या परमिटेट कर रहे हैं, और उसके लिए जो अटैक्स पॉसिबल है वो हमने पहले भी एक बार देख चुके हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी अटैक्स भी हो सकते थे। तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आपकी इससे नहीं आ रही। अब क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला मेन स्टेट है आपका राउंड की, तो आप देखेंगे कि शुरुआत और आखिर में दोनों में ये राउंड की हमने ऐड किया है। अगर हम यहाँ पे कोई और स्टेट यूज करते हैं, तो हम सब्सटीट्यूशन लगा देते हैं, जैसे कि हमारा डीएस में इनिशियल परमिटेशन था, तो वो परमिटेशन एक फिक्स परमिटेशन, और उसके लिए भी हमने यही कहा था कि क्यों लगाया है, इससे क्या सिक्योरिटी मिल रही पता नहीं। इसी तरीके से चूंकि ये सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं, परमिटेशन बॉक्सेस या सब्सटीट्यूशन बॉक्सेस जो है ये रिवर्सिबल होते हैं, तो अगर मैं राउंड की से पहले या उनके बाद परमिटेशन से सब्सटीट्यूशंस परफॉर्म कर रहा हूं, तो वो रिवर्सिबल है, वो सिक्योरिटी में खासा कोई चेंज नहीं लाते। लेकिन राउंड की का अव्वल आखिर इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें की थी और ये कुछ लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। जो ओवरऑल एक सिनेरियो बन के आया वो कुछ ऐसा है कि एईएस में सबसे पहले तो एक्सॉरिंग की हेल्प से हमने कोई इंक्रिप्शन किया राउंड की में, उसके बाद स्क्रैम्बलिंग की उस डेटा की, मतलब प्लेन टेक्स्ट को पहले तो आपने कन्वर्ट किया किसी एक अनइंटेलिजेंट टेक्स्ट में, उसके बाद आपने उसकी स्क्रैम्बलिंग की अच्छे से, स्क्रैम्बलिंग करने के बाद फिर आपने उसमें की लगा करके फिर उसमें कुछ एक इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया। अगले राउंड में गया, अगले राउंड में जाकर के उसने फिर स्क्रैम्बलिंग की, फिर उसने एक की, इस तरीके से आप 10 राउंड्स उसको रिपीट करेंगे तो अच्छा खासा आपका डिफ्यूजन और कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हो जाएगा। और कंफ्यूजन और डिफ्यूजन कैसे ये सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम 2-3 लेक्चर्स पहले एक लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा कंफ्यूजन और डिफ्यूजन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये जो आपका मिक्स कॉलम है, मिक्स कॉलम में जो भी कैलकुलेशंस होते हैं ये आपका Galois field 2 to the power 8 के डोमेन में होते हैं। So one last step that you have to keep in mind is that deciphering rounds are not exactly similar to the enciphering rounds, and we'll see why. Because if you are deciphering this algorithm for decipherment, you will get decipher text, and the first step that you have to perform is add round key. So now see, it's symmetric about the first step that we had over here. So we add round key and then we move it to the first round for decipherment. And the first round, the first step that you have is that you have to perform the inverse of the shift rows, right? So you will follow the order that you have to decipher it. So the last step was add round key, so here it is the first step. The second last was shift rows, so it is inverse shift rows. Then number 2 is your inverse of the substitution of bytes. Number 3 is add round key, and number 4 is inverse of mix columns. So these 4 steps will constitute the first round of decipherment, and if you compare it with the round of the encipherment, it is different. The order is different altogether. Here you had got substitution, then shifting rows and mix columns, and then add round key. Here you have got first operation as the inverse of the shift rows, then the inverse of substitution and add round key, and inverse of mix columns, right? But if you see the overall the steps that you have taken for encipherment, it is exactly the inverse of that. But in terms of rounds, it is not exactly the inverse of the rounds that you had for the encipherment. Fine, and then it moves on to other rounds and it finally reaches the last round, that is round 10. So at the last round, as we had 3 steps over here, so here also we'll have 3 steps, and the last 3 steps would be number 1, that you perform the inverse of shift rows.
Number 2, you perform the inverse of substitution byte. And number 3 is that you perform the add round key. Alright, so the add round key that you are applying over here at this point in the last round is exactly same as the key that you had generated for the first step add round key over here, right? So this add round key it is getting from the cipher key, so this is what is applied over here. In the medium rounds it is one-to-one mapping, and the round 10 key was applied at the last round, and that very key will be applied for the first add round key that we have over here. Then round 9 of the Chapperment's key would be supplied to the round 1 of the decipherment. So this way you will be getting the plain text back. Alright, so these are the steps involved. So the 4 types of transformations, we'll dive deeper into it and see how they work. So the first one we have is got the substitution of bytes. For substitution of bytes, this is our entered matrix or the plain text block of 16 by 16, and this block has to be converted to some other values, and the substitution provides that method and how to transform those values. So this is the matrix. How is this formed? We'll just look into it in a bit. But how are these tables used to generate the values? Can be seen over here that the first value that we have is 19, and this 19 is basically an hexadecimal value. So the first bit will be representing the row number, so we'll select the row accordingly, and the second number will be representing the column number, and we'll select the column accordingly. The intersection point cell is the value over there is T4, and this D4 will be replaced in the place of 19. And similarly at the place of 3D, if you see, so 3D means you are selecting a third row, and in that third row the dth column, that is 27. So in this way you will be updating all the values of the plain text that is entered into the S boxes. This is the resultant S box. Now the question is, how are these S boxes formed? So the first step is that you initialize this large matrix. So these are 16 cross 16 matrices, and initialize it with the values like 0, 0, 0, 1, 0, 2, so on and so forth. Simple ordering, that's it, right? Then you calculate the inverse of these values. The inverse of these values, for 0, it's 0, for 0, 1, you have to calculate the inverse. And this inverse, since these values are represented as the hexadecimal values, and the inverses will be calculated in the Galois field 2 raised to the power 8 domain, and I gave you the example of how to calculate these values in the previous lecture. So if you look at the value at 9, 5, so 9, 5 means you have to select the 9th row and the 5th column, and at that point the cell value, suppose this is that intersection point, so the value over here by default would be 19, right? Second step is to perform the inverse of the value, the inverse of each value. So the inverse of 95 in Galois field, we had already calculated it in the previous lecture, and the result came out to be 8a. You can verify from there, right? So once you get this value 8a, then after that you will have to perform an operation like that you modify the bit. So in binary, this 8a is represented as, so this is your bit 0, this is your bit 1, bit 2, 3, 4, 5, 6, and this is your bit 7. Now these bits will be modified as per a formula which says that b dash of I, ith bit, the b dash value is actually the XOR operation of that very bit number at the ith location, plus XOR the I plus 4 mod 8 location, XOR b of I plus 5, and this is again in the mod 8, I'm not writing it over and over again. So 4, 5, then XOR with the I plus 6th location, then XOR with the bit value at the I plus 7th location, and then the XOR with the constant value of Ci, right? So if I look at this 0, the first bit, so if it is my B domain, I have to calculate B dash. So the first bit over here, that is B dash 0. So B dash 0 is basically equals to what? B0. B0 is my 0 over here. 0 XOR 0 plus 4, that is 4. So this is again a 0. XOR I plus 5. I plus 5 is also a 0.
I plus 6 is also 0. XOR I plus 7. I plus 7 is a 1 plus Ci. Now the value for C is 63, right? And now this 63 is equivalent to, right? So the first Ci is C0 is 1. So you get 1 from here. So when you perform the XOR operation over here, it comes out to be 0. So my result is 0 at B dash 0. At B dash 1, my result would be B1, which is 1, XOR 1 plus 4 is 5. So here you get a 0. 1 plus 6 is 1, and 1 plus 8, 1 plus, 1 plus 7, 1 plus 7 is 8. So 8 mod 8 is equals to 0. So you get the first bit over here, that is 0, and then you get C of I, and C of 1 is 1. So 1 from here. So 1 XOR 1 is 0, and 0 XOR 1 is 1. So the result comes out to be 1. So in this way you calculate the values, and you will realize that B dash will come out to be, which is equivalent to 2A. So if you check over here, then at 9 and 5, you get a 2A. So how to calculate? I just shown you. So step number 1 is that you write the values of each cell. You inverse the values of each cell. From the inverse value that you have calculated over here, you perform this bit operation. After performing this bit operation, the result that you are getting is actually the value of that cell in the S box. Alright. Now let's just have a quick look that what does how does this matrix perform can be evaluated. Instead of doing it one by one, we can have the matrix multiplication as well. And the matrix represented by these values are that if you have got a value at B0, like B0, B1, B2 up till B7 lined up in a matrix, so it's a 8 cross 1 matrix. If you multiply it by a matrix, that is to perform this very equation, then you will see that in the first case you take B0, and then you take the fourth value directly, and then the fifth, sixth and seventh. Therefore you take the first value, that is B0, right? And then you don't take the I plus 2, I plus 1, you don't take I plus 2, you don't take I plus 3, you take I plus 4, you take I plus 5, you take I plus 6, you take I plus 7, right? So this way, if you multiply it, you will be having the effect of B0, then B4, B5, B6, B7. And in the second case, if you see, then if the value over here is 1, then you are looking for 1, 5, 6, 7, 8, right? So if value is 1, then you are taking 1, you are not taking the value 2, 3, 4, but you are taking 5, 6, 7, 8 comes back to this location, right? Similarly, for the third value, you take the first value, you don't take the second, third and fourth value, you take the next 4 values, right? So this way a matrix of values could be generated, and this matrix when multiplied by the bit input, that is the bit input from here 8A, you get B dash 0, B dash 1 up till B7 dash. Then you add the Ci, a constant value, over here. It should be C, not Ci, because you are adding it to the complete bit sequence. So an XOR with the C will be performed. So if I'm naming this as my B dash, right? So I have to look into the inverse operation as well. So this very equation will come out to be equivalent to B dash equals to X into B XOR C. I'm representing this matrix by X. This is by a B, right? So for calculating the inverse of the sub-bytes, the formula that is given is that if you want to calculate the B back from the B dash, so Bi is basically given by the value B I plus 2 mod 8 XOR B I plus 5 mod 8 XOR B I plus 7 mod 8 XOR Di, right? So the Di value over here is basically 0, 5. If we have to represent it in the form of a matrix, you will see that in order to get the B dash back, so you multiply B0 0, B1
etc. up to b7 dash with some matrix, and then you are expected to get b0, b1, b2 back, and that too with the XORing of some constant value d. The matrix that represents over here, that if you are looking for 0th value, then you are taking from 2nd, 5th and 7th value. So you are not taking the 0th, you are not taking the first, you are taking 2nd, not 3rd, not 4th, but 5th, not 6th, but 7th, right? And similarly, if you are looking the first value, so you are not taking the first, 2nd value, then you are not taking the 2nd, 3rd, you are taking this 4th, right? So in this way, a matrix could be generated, which when multiplied to the bits that we had calculated in the previous slide, we'll get the result back after XORing it with D. So let me just say that this represents my capital B, this is my B dash, and if this is my Y matrix, then basically it says that my B is equals to Y times B dash XOR D, right? If I expand B dash with this, I'll see that X Y into XB XOR C XOR D, which is equivalent to YXB XOR YC XOR D, and you will find that this X and Y, when multiplied to each other, they actually form the identity matrix. So identity matrix into B is equals to B. And you will also see that when you multiply this matrix Y with the constant value C in the previous example, this also results in D, right? The matrix over here. So it basically results in D XOR D, which is equivalent to B. So we get the bit stream back with the help of this, and the constant that we have over here is equal to the Y into C. So whatever is the bit stream and the constant value in the previous example, we multiply these two and we get the constant value for the inverse operation as well. So this is a relationship between them, and this is how you get the bit stream back. Alright, so this is a little mathematics behind the S boxes, and after S boxes we have got a second, and that is your shift rows. In shift rows the operation is considerably easy, so you observe that the block that you are getting here is after the substitution, after performing the substitution. So what happens here is that you rotate the row 1 with 0 bytes, so everything is actually same in the first 0th row. The first row, each byte will be shifted one space towards the left. In the row 2, everything will be shifted by 2 spaces. 5D will come to the first place, 5.2 will come to the second place, so and so forth. And in the last one, you take 3 operations, so 3 shifting operations towards the left hand side. So this is your final result after shifting of rows. So in shifting of rows, you will see that basically you have performed a permutation, kind of a permutation. Then after shifting of rows, you go to the mixed column option, and for mixed column option, you take the first column and you multiply it with the this fifth matrix over here, that is 2 3 1 1, and this is also in the Galois field. So when you multiply 2 to D4, how do you calculate these values? So it evaluates to 0 4. How is that done? Alright, so for calculating this first column, you need to perform these following operations. Also, they will be resulting in certain hexadecimal values. I'm not showing all, but I'll just show one of how to calculate it, and this is also in the GF 2 raised to the power 8 domain. Therefore, we will be using the polynomial notations in order to calculate these values. So 0 2 of hexadecimal is basically represented by this binary, which is equal to x of polynomial notation, and d4, this is the binary, this is your d4 polynomial representation, and when you multiply 0 2 and d4 hexadecimal values, so this is basically x multiplied by this equation, which results in x to the power 8 plus x to the power 7 plus x to the power 5 plus x cube. And since the order of this particular equation is equal to the order of a Galois field, therefore it is not fulfilling the desired criteria. It has to be less than this value 8. Therefore we have to perform the mod operation with the irreducible polynomial, and we had discussed that it is. And when you perform this operation, so this goes 1 times producing x raised to the power 8 x cube x square plus x, and when you perform the XOR operation, this
goes away, x to the power 7, x to the power 5 plus x square plus x is what you get, which is equivalent to this binary, and this binary can be converted to A6 of hexadecimal. Therefore, 02 into D4 is equals to A6. And instead of writing A6, I am writing the binary operation over here. The binary is, similarly, if you multiply 03 with BF, the binary that you get is CF, and CF is equivalent to writing, and 01 multiplied by 5D is equals to 5D itself, and this is equivalent to, if you perform the XOR operation over here, you will see that this comes out to be 0, 0, 1, 0. So the resultant is 4, and here it is 0, 0, 0, 0, and therefore 0, 4. So this is how you calculate the result. You can perform the same operation for the remaining numbers as well, and you will get the output column. And similarly, you have to calculate for the remaining values as well. Then the next operation is the round key. In round key, you have got a round key value which is generated from the cipher key. So there is a key generator we talked about, and that key generator is generating the key for every round. So if this is your round key, then this round keys column and the first column of the mixed column output will be XORed, and whatever is the result will be replaced in the input block, and similar operation will be performed with every column. And now when we are talking about every column, see, it represents 4 bytes of data. So these, each column will be called as a word. So every word is XORed with every other word of the round key. So XORing is the basic component over here, which actually leads to the encryption. So now whatever you have got is the encrypted text of round 1. And similarly, these operations are performed in every round, and after every round you will see a significant change in the result, and eventually you get the ciphertext. So you will see that every step has got this encryption, every step has got 4 levels of scrambling of data. So the dependence of each bit of your key and each bit of the input plain text that you have is evident on the ciphertext, and therefore a very good confusion and diffusion is what you get as a result of these procedures. Now let's look at the key scheduler. That is, when you provide a cipher key, how are the round keys generated? And we have said that these round keys, basically you have got a 4-word input. So this is 16 byte, and 4 bytes represent a 1 word. So each column can be taken as a word. So there is a 4-word input of the cipher key, and now this will be converted into 11 words input, because every level has got a 4-word input at the round key level, right? So how are these converted? So the first step is that you take the last column of the word, and this last column would be, a generator of a certain value, that which XORed with the previous block will be giving me the next block of keys. So we take the last word or the last column, and this last column has to be performed with certain rotations. So you have rotated the value. The first value comes towards the end, and subsequently all the values have been shifted upwards. So after performing this shifting operation, the next operation that you have to perform is substitution. And for substitution, again you will use the S box, and you know how to read the S box, and subsequently all the other values will be replaced. Now you see this last column or the last word has been transformed completely, and this now transformed value will be XORed with the constant values that we have over here. So you pick up one of these constant values, and these constant values will be XORed with the generator values, and then you pick up the first word of the previous 4-word input, and this first word XORed with the generated value and the constant archon will be resulting in the first word of the next round key, right? Now once you have got the first column of the next 4-word input, you have to calculate the next 3 columns now. And for calculation of these next 3 columns, the process is simple. You take the previous column that you have just filled, you take the second column of the previous word, because you're looking for the second column over here, you XOR them, you get certain value. And when you have that value, then for the third value, again you have to repeat the same procedure. Take the previous column and the third column of the previous result,
XOR them and get the value. For the fourth column, you take the previous column that you had just updated and take the fourth column of the previous word, XOR them and get the values. And for every round, this procedure is repeated over and over again, thereby producing the values. For example, for the second value that you want to generate over here, now this is for another round, right? And the process is, from the previous round key, take the last word. That last word will be performed with a rotation. So first of all, once you have rotated, you look into the S boxes and replace the values or substitute the values. So after performing this transformation, you have to take a value from the constant matrix from here, and you have to take the first column of the word that you had, you XOR them and calculate the first column of the new round key. And once you have got this column, use this column to produce the next column, and for producing the next column you need to have the input from the previous word, same column itself. So you take the newly constructed column and the second column of the previous word, XOR them, and then for the third column you take the newly constructed column, take the third column from the previous round key, XOR them, and thereby you can generate the values for every column. So this way you are generating the values for every round. If I want to draw a generalized diagram of this particular approach, then I can draw it. Therefore, let's consider that this is my matrix, the initial matrix, where K0 is representing 2b and K1 is representing 7e, then K2, K3, and this. Alright. Now, each one of them is a word, right? Because a word is equals to 4 bytes. So the last word that you have, that word is used to generate a generator value G, as we had seen that we were generating these dark colored columns, right, by using the last column of the previous word. And once this value has been generated, this value is XORed with the first column over here along with the first column of this RCON, and thereby resulting in word 4. And for calculating the word 5, I was XORing the second column from here and the previous word that you have computed, and word 5 was getting generated. Alright, so this is it about AES. Thanks for joining in.